बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये लेखक हैं, ये विचारक हैं, ये चिंतक हैं, ये एक कारोबारी भी है। इन्होंने जिस क्षेत्र में हाथ डाला वहाँ पर इन्होंने एक बेहतर आयाम हासिल किया है। आज वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। उनका नाम है राजेंद्र गोयनका जी, जिन्होंने एक ख़ास किताब लिखी है। बहुत स्वागत है सर आपका, क्योंकि मैं इस इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाऊं, आपकी पहचान को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी हूं आपके सामने आपकी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखा देती हूं ये किताब। हाल ही में इसकी लॉन्चिंग हुई है। ये किताब अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगी सामाजिक सुधार के लिए, आर्थिक सुधार के लिए और देश में उन बिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए जो वाकई एक देश में समस्या बने हुए हैं। आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए ये किताब कितनी महत्वपूर्ण है, आज राजेंद्र गोयनका जी हमें बताएंगे। हमें ये भी बताएंगे कि ये किताब लोग क्यों पढ़ें, कितनी ज़रूरी है, कैसे इस किताब को पढ़ना है और किन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस किताब को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सर, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले बताइए कि क्या खास है सर इस किताब में? मैंने लगातार ये देखा है जी कि लोग समस्याओं की बात करते हैं। टीवी चैनलों में डिबेट होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जी, वहाँ लगातार समस्या समस्या समस्या। राइट। और समस्याएं तो जीवन में निराशा पैदा करती हैं, लेकिन उसका जब समाधान होता है तो उत्साह होता है। राइट। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। बस केवल जरूरत है कि समस्या को जड़ तक आदमी समझे और सकारात्मक सोच के साथ उसके समाधान को खोजने की कोशिश करे, तो समाधान संभव है। तो मेरी पुस्तक जीवन के अंदर नागरिकों के, किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के, छात्रों के, सभी लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं, मैंने उसका बहुत दिनों से अध्ययन किया है और उसका समाधान इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। बिल्कुल, समाधान के लिए सर इस पुस्तक को पकड़ना जाहिर तौर पर बहुत ज़रूरी है और इसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि आपने उन बिंदुओं को टच किया है सर जो वाकई हमारे देश में एक बड़ी और एक जटिल समस्या है। सबसे पहले बेरोज़गारी, गरीबी, किसानों का प्रदर्शन, टैक्स, मिडिल क्लास के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। हर कोई सर बात करता है समस्याओं की, समाधान की कोई बात नहीं करता। जब आप समाधान की बात करते हैं तो जाहिर तौर पे लोग समझना चाहते हैं कि भाई इस समस्या का समाधान क्या है। सर, बेरोजगारी का समाधान क्या है? बेरोजगारी और गरीबी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल। गरीबी समाप्त होगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो बेरोजगारी भी समाप्त होगी। समस्या ये है कि हमारे यहाँ 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार की ओर से मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। इसका मतलब उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। राइट। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सारे कामों के बावजूद मान लीजिए हमने 80 करोड़ लोगों का पेट भर दिया, लेकिन उनकी क्रय शक्ति अगर नहीं बढ़ेगी तो उद्योग कैसे लगेंगे? बिल्कुल सही बात। जब लोग परचेज करने मार्केट में जाएंगे, उसकी डिमांड क्रिएट होगी तभी ना उद्योग लगेंगे। हमारे यहाँ योजनाएं बन रही है उद्योग लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन जितने इन्वेस्टमेंट ऑफर किए जा रहे हैं उतने इन्वेस्टमेंट लग नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं हो रहे हैं कि जो आदमी इंडस्ट्री लगाएगा उसको अपना माल बेचना है, माल का खरीदारी नहीं है। तो मैंने अपनी इस पुस्तक में सुझाव दिया है कि देश में 55 करोड़ लोग करीब हमारी श्रम शक्ति है, उसमें से 44 लाख लोग ऐसे हैं जो
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब आप समझिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, ज़्यादातर स्टेट्स में जो मिनिमम वेजेज हैं वो 10,000 रुपये के आसपास हैं। आज के दिन 10,000 रुपये में आदमी का जीवन चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। जिनको 40,000 50,000 रुपये सैलरी मिलती है ना, वो भी मेरे पास आके कहते हैं कि सर मेरा काम नहीं चल रहा। दाल रोटी खाते हैं। 10,000 वाला व्यक्ति कैसे अपना जीवन चलाता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हालांकि मैं भी उद्योग में हूँ, मेरे पास करीब 1,000-1,200 वर्कर काम करते हैं, तो मुझे लगता है ये मिनिमम वेजेज जो हम उन लोग को देते हैं, वो कहीं ना कहीं हम शोषण कर रहे हैं उनका। हम सब उसके भागीदार हैं, लेकिन उसके पीछे रीजंस हैं। हिंदुस्तान के अंदर हर क्षेत्र के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम मार्जिन पर लोग व्यापार कर रहे हैं, और जब कम मार्जिन पर व्यापार करते हैं तो वो अपने लेबर को भी कम तनख्वाह देते हैं। तो सरकार को इसमें ठोस कदम उठाने चाहिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे कर्मियों की आज के दिन जो मैंने जो प्रपोज किया है कि मिनिमम 21,000 रुपये सैलरी जो है उसकी होनी चाहिए। या 21,000 रुपये सैलरी अगर उसकी होगी तो आज जो वो खर्चा कर रहा है उसमें ज़्यादातर उसका रुपया लग जा रहा है, जैसे शहर में रह रहा है तो खाने पर खर्च हो जा रहा है, या मकान के किराए पर खर्च हो जा रहा है, या ट्रेवलिंग के अंदर खर्च हो जा रहा है, उसके पास बचता तो कुछ है नहीं है जी। अगर उसके पास परचेजिंग पावर डबल हो जाएगी तो ये रुपए कहाँ खर्च करेगा? वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में खर्च करेगा। ऐसे 44 करोड़ लोगों के हाथों में 10,000 रुपये अगर एक्स्ट्रा सैलरी आएगी तो ये 50 लाख करोड़ रुपए होता है। अगर ये 50-60 लाख करोड़ रुपए का कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्शन होगा तो इससे एमएसएमई का डेवलपमेंट होगा, छोटी इंडस्ट्रीज लगेंगी, उन छोटी इंडस्ट्रीज में रोजगार आएगा, बेरोजगारी खत्म होगी, इंडस्ट्रीज चलेंगी और लोगों की गरीबी समाप्त होगी। सरकार को 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी को दूर करिए। वो कैसे? खाली उन लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा उनको, हाँ। जो लाचार हैं, वृद्ध हैं, हाँ। जिनके पास कोई काम नहीं रह जाएगा, हाँ। बहुत से ऐसे मजबूर लोग होते हैं, उनका केयर करना सरकार का काम है। लेकिन बाकी लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ। वो स्वयं सक्षम हो जाएंगे। तो हमको अपने नागरिकों को सुदृढ़ बनाना है। देखिए, इस किताब को भी लिखने का सबसे बड़ा कारण यह था जी 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 ये बड़े निर्णय लेने थे, हाँ। चाहे वो गरीबी हटाने का, चाहे किसानों की समस्या का, हाँ। चाहे व्यापारियों की समस्या का समाधान, हाँ। तो इन समाधानों को करने की ताकत रखने वाला व्यक्ति चाहिए। ये मैं इस किताब पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज के नेतृत्व में सबसे बड़ी खासियत ये नजर आती है कि वो निर्णय लगने की क्षमता रखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और वो अपने ऊपर रिस्क लेकर के अपनी जिम्मेदारियों को लेते हुए वो निर्णय ले लिया करते हैं। अगर उनको ये बात समझ में आ जाएगी, जिसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो बड़ा छोटा एक्शन है, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। एक दिन में देश से गरीबी 85% समाप्त हो जाएगी एक दिन में। इस किताब को किसानों के अगर मायने से हम समझने की कोशिश करें तो क्या खास है इसके अंदर किसानों के लिए, और उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा सर? देखिए, दो बातें, किसानों की आय दूनी हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हाँ। इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक कॉमन किसान की क्रय शक्ति कैसे बढ़े, उसका घर कैसे चले। हमारे यहाँ 1.21 हेक्टेयर जमीन एक एवरेज है, 1.08 हेक्टेयर ये एवरेज जमीन है लोगों के पास में। उस एवरेज किसान की को यही नहीं मालूम है कि उसकी लागत कितनी आती है उसकी खेती में। ज्यादातर लोगों को सरकार एमएसपी भी घोषणा करती है, लेकिन कोई कारण है कि सरकार को अपने किसानों को
साल में सम्मान निधि के रूप में रुपया देना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार भी समझ रही कि उसकी इतनी इनकम नहीं है, क्यों उसको एक्स्ट्रा पैसा दें जिससे उसका घर चल सके। लेकिन परमानेंट ये सिस्टम लागू नहीं हो पाएगा। अब कब तक रुपया देंगे? ये रुपए तो आप आफ्टर ऑल टैक्स से लेते हैं, आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, इसमें देते हैं। तो ये जो खर्च आप करते हैं उससे हमारे बाकी जो देश के अंदर निर्माण होने हैं उसमें कमी आती है, उसके लिए लोन लेना पड़ता है। तो हमको किसानों की आमदनी बनाने की बात करनी पड़ेगी। मैंने जो स्टडी की वो मैंने ये देखा कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है। इंडस्ट्रीज अपने जो माल उसका बनता है उसकी कीमत स्वयं तय करती है, उसकी एमआरपी तय करती है। लेकिन किसान की फसल का दाम किसान तय नहीं करता, वो बाजार तय करता है। जब किसान की फसल ज़्यादा हो जाती है तो बाजार में उसके दाम कम हो जाते हैं। बाजार कहता है इतने मिलेंगे तुम्हारा सामान, तो कभी कभी तो उसकी लागत से कम पर बाजार लेता है। और फसल जब कम हो जाती है तो ऐसे ही मुनाफा नहीं होता उसका। तो मैंने बहुत सोचा इस पर कि किसान लगातार एमएसपी की मांग कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, पिछले कई सालों से आंदोलन हो रहा है, सड़कें घेरी जा रही हैं। अब वो एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड जायज है, लेकिन डिमांड का मतलब क्या है? सरकार भी मजबूर है ना। एमएसपी पे सरकार 30-40% गेहूं और चावल खरीदती है, सारे अनाज तो खरीद नहीं पाती। लेकिन वो 30-40% के अलावा बाकी किसान क्या करें? उनका माल तो भी सस्ते में बिकता है। बिल्कुल। तो किसान कहता है एमएसपी की गारंटी दो। सरकार गारंटी कैसे दे? वो खुद तो उतने रुपए में सामान खरीद सकती है, लेकिन बाकी जो परचेजर उसको कैसे बाध्य कर सकती है कि मिनिमम इतने के अंदर तुमको खरीदना होगा। सही बात। मैक्सिमम रेट मार्केट में कितने बिके वो तो निर्धारित हो सकती है, लेकिन मिनिमम प्राइस ये कैसे निर्धारित होगी? मैं जाता हूं किसान के पास, उसके पास 100 बोरा माल रखा है और मैं कहता हूं कि साहब तुम्हारा माल इतने में लूंगा। किसान कहता नहीं दूंगा तो नहीं बेचेगा वो। लेकिन अगर उसको पैसा चाहिए, उसको नई फसल बोनी है, तो मजबूर है, बेचना पड़ता है उसको। तो मैंने फिर इसका उपाय सोचा। अगर सरकार पूरा अनाज खरीदती है और उसको बेचने का प्रबंध करती है मेरे इस सजेशन के अनुसार, तो दो फायदे होंगे। एक तो किसान को मार्केट नहीं खोजना पड़ेगा, खाद्यान्न उपभोक्ता को एक सामान्य मूल्य पर मिलेगा। दूसरा, उनको साल भर सेम मूल्य पर माल मिलेगा, तो उनको प्राइस कंट्रोल करना उनके लिए आसान हो जाएगा। इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है और सरकार को भी फायदा होगा, उपभोक्ता को भी फायदा होगा और किसान की आमदनी में 2 गुना नहीं 3 गुना का इजाफा होगा। बिल्कुल। तो इन विषयों पर हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, क्योंकि अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। सर हमारे साथ मौजूद है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और राजेंद्र गोयनका जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो तमाम ऐसे विषयों को छूने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए जटिल समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। सर, ये जो किताब आपने लिखी है, ये कितने साल का अनुभव आपको रहा और उसके बाद आपने कब ये सोचा कि नहीं, अब तो मुझे ये किताब लिखनी है और देश को एक सही राह में आगे देश बढ़ पाए या देश को एक सही राह में एक मार्गदर्शन मिले, उसके लिए ये किताब लिखना बहुत ज़रूरी हो गया? देखिए, मैं शुरुआती दौर में व्यापारियों के संगठन से जुड़ा हुआ था। हाँ। सेक्रेटरी था, प्रेसिडेंट था। व्यापारियों की समस्याओं से जूझ रहा था कि किस प्रकार से व्यापारियों को तकलीफ हो रही है। नौकरशाही और लाल फीताशाही के आगे व्यापारी जो है परेशान हो रहा है।
तो मुझे लगता था व्यापारी काम नहीं कर पा रहा है, उसको दिन भर बिक्री कर, इनकम टैक्स, दुनिया भर के डिपार्टमेंट के पछड़े में पड़ा है, और ये डिपार्टमेंट कुछ करते नहीं, खाली नोटिस देते हैं। रोज सवेरे ऑफिस जाइए, एक नोटिस पड़ी रहती है। इनके नोटिसों का जवाब देते देते व्यापारी थक जाता था। उसके आंदोलन में मैं लगा रहा बहुत दिनों तक। मेरा मुख्य व्यापार शुरू में ट्रैक्टर्स का था, तो मैं किसानों से जुड़ा रहा, तो किसानों की समस्या देख रहा था। 94 के आसपास मैंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को उस समय सुझाव दिया कि आप ये जीएसटी, ये उस समय सेल टैक्स था, कि सेल टैक्स खत्म कर दीजिए जी। और उसकी जगह नए तरीके से उनको कहा कि आप सेल टैक्स की जगह पर इस तरीके से अपनी रेवेन्यू को लेके आइए। लेकिन आप वो समझ सकती हैं कि नौकरशाही किस तरीके से चीज़ों को रोकती हैं। बिल्कुल। वो चीज़ें नहीं हुई और उत्तर प्रदेश में बिक्री कर का नाम कन्वर्ट होकर के व्यापार कर हो गया, खाली नाम बदल गया। उसके बाद बहुत साल मैं स्टडी करता रहा, किसानों की, मजदूरों की सब समस्याएं मैं देखता था। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, अस्पतालों में प्रॉब्लम। मुझे लगा इस प्रॉब्लम्स के ऊपर इसका सलूशन खोजना पड़ेगा। तो कई सालों तक फिर मैंने क्या किया कि मैं किसानों से मिलता, मैं इसको लगता था कि सलूशन हर आदमी अपनी खुद बता सकता है, तो मैं उसकी समस्या का हल उससे पूछता था। अब मैं इस पर जब बहस करता था तो ज़्यादातर लोगों के नकारात्मक सुझाव आते थे। वो ये कहते थे यार कैसे पॉसिबल है ये। जब मैं व्यापारियों से बात करता था कि भाई लेबर की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, तो कहते थे लेबर की तनख्वाह बढ़ जाएगी तो हमारा घाटा हो जाएगा। तो मुझे लगा टोटलिटी में लोग नहीं सोच रहे हैं कि मेरा घाटा हो जाएगा। क्यों घाटा हो जाएगा? अरे भाई आप अपने सारे खर्चों को जोड़ के ना प्रॉफिट बनाते हो अपनी, तो घाटा क्यों हो जाएगा? इंडस्ट्रीज वालों से बात कीजिए कि साहब अपने प्रोडक्ट के अंदर आप इतना पैसा दीजिए जिससे कि अपने डीलर्स आपके जो है अपने लेबर्स को तनख्वाह दे सकें। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, एफएनजीसीज के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, शायद हिंदुस्तान वो देश है जहाँ पर सबसे कम मार्जिन के ऊपर डीलर काम करता है, सबसे कम मार्जिन पर। दुनिया के दूसरे देशों में 8 से 10% जहाँ मुनाफा होता है, यहाँ 2 से लेकर 3%, 4% मुनाफे पर काम करता है। तो वो कैसे अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देगा? 3 करोड़ लोग ऑटोमोबाइल के अंदर, ऑटोमोबाइल एफएनजीसी के अंदर मिला के उनके डीलरों के यहाँ करीब 8 से 10 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। अगर ये कंपनियां मुनाफा बढ़ा दें तो इनके लेबर की तनख्वाहें बढ़ सकती हैं। ड्राइवर सड़क के ऊपर चल रहे हैं, कई 70-80 लाख ड्राइवर ट्रक बोल रहे हैं। उनकी सैलरी अगर 10,000 रुपये बढ़ जाती है और एक ट्रक वो 5,000 किलोमीटर चलाता है, तो 2 रुपये पर किलोमीटर की कास्ट आई। बिल्कुल। खाली इतना बढ़ाना है। हाँ। पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, बाकी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, गाड़ी के दाम बढ़ जाते हैं, तो ट्रक मालिक को दिक्कत नहीं होती है। अरे भाई एक बार उसकी तनख्वाह बढ़ा दो, 2 रुपये का अंतर आएगा पर किलोमीटर का, लेकिन उस माल पर जो माल वो ढो रहा है उसमें तो इतना नहीं अंतर आएगा, उसमें तो बहुत माइन्यूट अंतर आएगा, लेकिन इतने लोगों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए और उनकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है। इससे हो सकता है कि कुछ चीज़ों के दामों में थोड़ी मामूली वृद्धि हो, लेकिन महंगाई को मैं कुछ नहीं समझता। महंगाई क्या है? अगर ये आइटम है, इसको खरीदने की शक्ति आप में है तो महंगाई नहीं है आपके लिए। ये मोबाइल फ़ोन आप खरीद सकती हैं, महंगाई नहीं है, और नहीं खरीद सकती तो महंगा आपके लिए। राइट। तो हर व्यक्ति वो जिसकी परचेजिंग पावर नहीं है उसके पास महंगाई है, और जिसकी परचेजिंग पावर है उसके लिए वो तो सड़क पर जा करके 100 रुपए का बर्गर खा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या सर इस बात को लेकर भी है, जब हम बात आगे बढ़ने की करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रोड़ा आता है भ्रष्टाचार। क्या सोच है आपकी भ्रष्टाचार? देखिए, भ्रष्टाचार ये निश्चित रूप से हमारे देश की जड़ों में एकदम घुन की तरह लगा हुआ है। मैंने इसमें भ्रष्टाचार और जन लोकपाल पर भी लिखा है। अच्छा। मेरा ये कहना है कि सिस्टम को ठीक करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। जैसे आज कॉर्पोरेट में ज़्यादातर जगह मुझे भ्रष्टाचार नजर नहीं आता।
वो कैसे चलाते हैं? उनके यहाँ भी एम्प्लॉइज काम करते हैं। भ्रष्टाचार तब होता है जब आप अपने एम्प्लॉइज को ज़्यादा ताकत दे देते हैं। आज सरकारी सेक्टर्स के अंदर जितने कर्मचारी काम करते हैं उसमें 80% लोगों को तो भ्रष्टाचार का मौका ही नहीं मिलता। मतलब देश में भ्रष्टाचार बहुत कम लोगों के बीच में है। तो मैंने इसमें दिया कि हर डिपार्टमेंट के सिस्टम को बदलिए। जब सिस्टम बदलेंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और सिस्टम बदलना कितना बड़ा चैलेंज है? नहीं, चैलेंज नहीं है। नहीं, खाली गवर्नमेंट को, सरकार को, अधिकारियों पर न छोड़ करके हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी प्लानिंग देखनी चाहिए कि इसको कैसे प्लान किया जाए। ठीक है। सर, एक आम आदमी, मैं तो एक मिडिल क्लास की बात करती हूँ, क्योंकि जब आप गरीबी की भी बात कर चुके हैं, आप भ्रष्टाचार की बात कर चुके हैं, तमाम बिंदुओं को आपने छुआ, लेकिन एक मिडिल क्लास जो इंसान है वो टैक्स देता है, लेकिन एंड में उसके हाथ क्या लगता है? बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप। मेरे इस बुक्स में एक चैप्टर है करनीति। उसमें मैंने लिखा है कि अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि प्रकृति जब नदी से जल सोखती है तो उसका पता नहीं चलता, और जब बारिश बन करके प्रकृति जो है बरसात देती है तो लगता है प्रकृति ने बहुत कुछ दे दिया। बहुत कुछ दे दिया। उसी प्रकार से कर सरकार को इस प्रकार से वसूलना चाहिए कि जनता को मालूम न पड़े कि उसे टैक्स लगा है। और जब सरकार विकास कार्य कराए तो लगे साहब ये सरकार बड़ी अच्छी है, इसने विकास करा है। तो मैंने कहा कि आप ये टैक्स सिस्टम खत्म कीजिए, सारी टैक्स खत्म कर दीजिए। लेकिन सरकार को तो काम चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, बिल्कुल। तो पैसा कमाने के लिए सरकार के लिए मैंने कुछ सुझाव दिए हैं। वो सुझाव सरकार अगर देखेगी, उस पर अध्ययन करेगी, उसके ऊपर स्टडी कर करके उसका कैलकुलेशन करेगी, तो मुझे लगता है कि आज सरकार को जितना टैक्स मिल रहा है उससे ज़्यादा रुपया मिलेगा उनको। लेकिन सर, एक और चीज़, क्योंकि देखिए आज के दौर में, मैं राजनीति की बात नहीं करूंगी, लेकिन राजनीति के जरिए जो समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, फ्रीबीज की मैं बात कर रही हूँ सर, मुफ्त में चीज़ें देने की, मुफ्त में बिजली देने की, मुफ्त में पानी देने की, मुफ्त में राशन देने की। हालांकि आपने कुछ चीज़ों को टच किया था शुरुआत में, लेकिन उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँ। राजनीति तो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन उससे समाज पे हम कैसा समाज गढ़ रहे हैं सर? अगर हम मुफ्त में ही हर चीज़ दे रहे हैं तो हम क्या देश को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं, या हम पीछे धकेल रहे हैं? और ये समाज के लिए कितना चिंता का विषय है, और इस किताब में आपने इस बारे में क्या रखा? देखिए, मैं किसी भी तरीके के सब्सिडी भी देने के विरोध में हूँ। हाँ, क्योंकि जो आप सब्सिडी देते हैं वो हमारे टैक्स से देते हैं। बिल्कुल। मुफ्त में सामान किसी भी वर्ग को देना, इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आदमी की स्वयं की क्रय शक्ति बढ़ाई जाए, उसको इतना ताकतवर बनाया जाए जिससे उसका योगदान देश की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उसका भी योगदान लगे। बिल्कुल सही बात। हाँ, सरकार का ये दायित्व जरूर है कि देश के नागरिकों की हर स्तर पर सुरक्षा करे। अब जो लोग गरीब, मतलब बेसहारा हैं, वृद्ध हैं, लाचार हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार को मुफ्त में उसका प्रबंध करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो काम करने के योग्य लोग हैं उनके लिए रोजगार के साधन बनाने चाहिए, उनकी क्रय शक्ति बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर, एक क्षेत्र और है जिस पर प्रकाश डालने की ज़रूरत है, शिक्षा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, और ख़ास तौर पर मैं महिलाओं की भी बात करूंगी, और दोनों ही बिंदुओं को आप टच करें सर, क्योंकि शिक्षा हमारे देश के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने कितना विकास किया, और कहाँ आपको लगता है खामियां हैं, कमियां हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है, जो प्राइमरी एजुकेशन हमारे यहाँ चल रही है, हाँ, ये मैकाले की दी हुई शिक्षा व्यवस्था है। हाँ, और ये क्लर्क बनाने वाली, हाँ, ये शिक्षा व्यवस्था बनी है हमारे देश में, जो नागरिकों को क्लर्क तैयार कर रही है। आज जो शिक्षित होकर लड़के आ रहे हैं ना, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। अगर 100 लड़कों का इंटरव्यू करते हैं तो 2 लड़के पास होते हैं, क्योंकि कौशलता का अभाव है।
तो मेरा ये कहना है कि हमको रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए। हम्म, क्लास 10th के बाद क्या जरूरत है सबको एमए पढ़ाने की? हाँ, हमको क्लास 10th के बाद रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए। ये IITI वगैरह खोलने की जरूरत कहाँ है? हर स्कूल ITI होना चाहिए। आगे पढ़ने के लिए उन लड़कों को भेजना चाहिए खाली जिसका उसको बनना है कि डॉक्टर बनना है मुझको सर, तो मेडिकल पढ़ाई के लिए उसको आगे पढ़ाइए आप, इंजीनियरिंग के लिए उसको आगे पढ़ाइए। अब हमारे यहाँ तो देख रहे हैं कि डॉक्टर बनना आते हैं, डॉक्टर बनने के बाद IAS बनते हैं। आप देख लीजिए IAS कितने डॉक्टर बने हुए हैं, कितना पैसा लगा, कितनी मेहनत लगी उनकी, सरकार का कितना पैसा एक डॉक्टर बनाने में खर्च होता है। डॉक्टरों की कमी है देश के अंदर, आप इन्हें डॉक्टर तैयार किया, वो IAS बन गया। तो ये शिक्षा की जो व्यवस्था है ना, ये गलत है। उस डॉक्टर को IAS बनना ही नहीं चाहिए, उसको IAS कंपटीशन में दाखिल नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने छूट दे रखी है कि IAS कोई भी दाखिल हो सकता है। तो शिक्षा को रोजगार से जोड़िए, रोजगार से जोड़ेंगे तो हम स्वावलंबी छात्र तैयार कर पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं। इस किताब को पढ़ने के लिए अब क्या हमारे दर्शकों से आप कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें देखिए हमने इस किताब से जुड़ी हुई कर ली हैं। नहीं, आपने तो पूरी किताब का निचोड़ निकाल लिया है। निचोड़ आप बता दीजिए सर। मैं दर्शकों से केवल एक बात कहना चाहूँगा। हाँ जी। कि ये एक वो पुस्तक है हाँ। जो आपके जीवन की निराशा को आशा में बदल सकती है। जब आप सब लोग पढ़ेंगे इसको, गहराई से इसको पढ़ेंगे, नकारात्मक सोच से नहीं, सकारात्मक सोच से कि हाँ ये बदलाव हो सकते हैं। अगर आप सोचेंगे, पढ़ेंगे इसको, तो आप सबके पढ़ने के बाद जब आप सब मिलकर के कलेक्टिव बात करेंगे तो ये बदलाव होगा। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पे इस किताब को पढ़िए, और जब आप अपनी सोच में परिवर्तन करेंगे ना, तो देश भी अपने आप आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, और आपका भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।